नमस्कार, मैं हूं पूजा कवियागोमा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको सबूत से जुड़ी जानकारी देंगे, साथ में सबूत या साक्ष्य से जुड़ी कानूनी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। कोर्ट में जब मुकदमा दर्ज होता है तब वकील द्वारा आईपीसी और सीआरपीसी का इस्तेमाल करके मुकदमे को कोर्ट में पेश किया जाता है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण अधिनियम का प्रयोग वकील और कोर्ट द्वारा किया जाता है, जिससे किसी मामले की सच्चाई के बारे में जाना जाता है। इसको साक्ष्य या सबूत आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। साक्ष्य के बारे में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में सभी प्रकार की धाराओं का जिक्र है। साक्ष्य कानून का सामान्य सिद्धांत यह है कि हर गवाह तथ्य का साक्षी होता है, राय का नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जो किसी अदालत के समक्ष गवाह के रूप में पेश होता है, वो न्यायालय को केवल उन तथ्यों के बारे में बताने का हकदार है जिन तथ्यों के बारे में उसके पास उसका व्यक्तिगत ज्ञान है, ना कि ये बताने का कि उन तथ्यों के बारे में उसकी राय क्या है। ये तो थी बुनियादी जानकारी। सबूत पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता प्रभात सिंगल जी। प्रभात जी आपको सबूत से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। सबूत से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर अब फ्लैश होगा। हमारा फोन नंबर है 7065013841। ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। तो सबूत से जुड़े कानूनी प्रावधान और उसको लेकर आपका जो भी सवाल है आप जरूर हमसे पूछिए। हमारे साथ अधिवक्ता हैं, उनसे हम इसी को लेकर जवाब लेंगे। तो सबूत का आखिरकार क्या मतलब है, उसकी कानूनी परिभाषा क्या है, ये सब आज हम जानेंगे। तो टेलीफोन लाइंस खुल चुकी हैं। सबूत से जुड़े कानूनी प्रावधान, टेलीफोन नंबर्स हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं और आज इन्हीं सबूत हैं उससे जुड़े जो भी आपके सवाल हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अधिवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। सबसे पहले आपसे कानून रूप से जो सबूत की परिभाषा है वो क्या है, उस परिभाषा के बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। सबूत जो है इंडियन एविडेंस एक्ट की सेक्शन 3 में जो परिभाषित किया गया है उसका मतलब है कि कोई चीज ऐसी कोई व्यक्ति अपने सेंसेस से महसूस कर सकता या उस फिजिकली छू उसको देख अपनी आंखों से देखता है, अपने कानों से सुनता है, ऐसा कोई जो होता है वो ये सबूत के दस्तावेजी भी होते हैं जी और कागजी डॉक्यूमेंट्री जिन्हें हम कहते हैं, और सबूत जो होते हैं वो जो सेक्शन 3 में जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है कि कोई भी ऐसे फैक्ट जो हम अपने सेंसेस से महसूस कर सके या हम उसे आंखों से देख सकें या सुन सकें, और उसको ये भी सबूत की परिभाषा में आता है। चलिए, तो ये तो थी परिभाषा की बात। अब प्रभात जी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत जो साक्ष्य हैं वो होते कितने तरह के सबूत अगर हम जानना चाहें हो सकते हैं? देखिए, साक्षी की अगर आप परिभाषा की बात कर रहे हैं, एनीवन कैन बी विटनेस अंडर सेक्शन 118 साक्ष्य अधिनियम। एक बच्चा भी विटनेस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एक डेफ एंड डम्ब व्यक्ति भी विटनेस हो सकता है। और सबूत की परिभाषा जो है उसके अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ये कोर्ट के अपने विवेक के ऊपर निर्भर करता है। 118 में उसके जो प्रावधान दिए हैं, कोर्ट डिसाइड करेगी कि यह आदमी एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है या नहीं होगा। अगर हम बात करें प्रभात जी, सबूत का जो भार है या फिर हम कहते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ, वो क्या होता है, उसके बारे में बताइए। 101 से लेकर 104 एविडेंस एक्ट तक बर्डन ऑफ प्रूफ के कुछ फैक्ट्स जो होते हैं जो कंप्लेनेंट के ऊपर होते हैं, बाय एंड लार्ज जैसे स्टेट केसेस होते हैं, तो उसके अंदर प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी होती है अपने केस को सिद्ध करनी।
और कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जैसे मतलब जो मुलजिम के ऊपर होते हैं जी। सिद्ध करने के लिए जो पार्टी उसमें एक तरीके से अभियुक्त है उसको सिद्ध करना होता है कि वो उस अपने फैक्ट को, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो आपको अगर टिकट मांगा जाता है तो ये सिद्ध करने का भार पैसेंजर के ऊपर होता है कि उन्होंने टिकट दिया था और उसके पास टिकट है। अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है। तो इस तरह से बड़े मकसूद जो है नेचर ऑफ केस के अकॉर्डिंग जो 101 एविडेंस एक्ट से लेके 114 तक दिया हुआ है वो शिफ्ट होता है। ठीक है। और अगर कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत सबूत पेश कर देते हैं, तो गलत सबूत देने पर किस तरह की कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है, क्योंकि इससे पूरी की पूरी जो कार्रवाई है वो बाधित हो जाती है। देखिए, गलत सबूत, अगर आप कोई फैक्ट, गलत सबूत देना एक अलग चीज है, लेकिन गलत सबूत बनाना दोनों अलग अलग। फर्जरी जिसे हम कहते हैं, एक न्यायालय की एक तरीके से वो प्रक्रिया को वापिस बाधित करता है और न्यायालय के साथ एक छल की परिभाषा में आता है। अगर कोई आदमी कोई सुरक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करता है और चाहता है कि जिस मुकदमे में वो पेश कर रहा है उसका फैसला उसके हक में हो जाए, तो ऐसा डॉक्यूमेंट फर्जरी की परिभाषा में आता है। इसके विरुद्ध जो है न्यायालय स्वतः संज्ञान ले सकता है या फिर जो उससे जो पक्ष उससे जिसको परेशानी हुई है वो पक्ष भी अपनी दरखास्त उसके लिए दे सकता है। ठीक। क्या सबूत से छेड़छाड़ भी इसी के अंतर्गत आता है, और अगर सबूत से छेड़छाड़ कोई करता है तो कानूनी कार्रवाई क्या होती है? कानूनी कार्रवाई छेड़छाड़, अगर आप सबूत को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे अगर आप कुछ सब्सटेंटिव सेक्शंस हैं, जैसे आईपीसी के अंदर धारा 201 है, अगर आप मर्डर करने के बाद कोई साक्ष्य डिस्ट्रॉय करते हैं तो उसके लिए प्रावधान जो है वो उस कानून के तहत ही दिया गया है। उसके लिए एविडेंस एक्ट के अंदर जो है टैंपरिंग के लिए तो भी एविडेंस एक्ट जो है वो सब्सटेंटिव एक्ट नहीं है अपना, वो एक स्टैट्यूटरी प्रोविजन एक्ट है जो मतलब उसके अंदर साक्ष्य लेगा और साक्ष्य किस प्रकार का किस तरह से लिया जाना है उसका उल्लेख किया गया है। तो जहाँ छेड़छाड़ करता है, टैंपरिंग होती है और तो उसके लिए 400 आईपीसी के अंदर फैब्रिकेशन होता है तो उसके अंदर 467, 468, 470 आईपीसी के प्रावधान लागू होते हैं और इसमें जो भी उसके ऊपर उचित प्रावधान होता है उसके अकॉर्डिंग जो है, या अगर कोई कत्ल से जुड़ा मुकदमा है उसमें अगर कोई सबूत के साथ छेड़छाड़ करी जाती है तो धारा 201 आईपीसी जो है वो उसके ऊपर वो होती है, लागू होती है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है प्रभात जी। अब जरा साक्ष्यों की जो संख्या है उस पर कानून क्या कहता है? साक्ष्यों की कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन न्यायालय को ये जरूरी है जो मटेरियल विटनेसेस हैं, जो जरूरी विटनेसेस हैं, वो सारी आवश्यक विटनेसेस न्यायालय में परीक्षित हों और कोई अगर न्यायालय समझता है कि कोई विटनेस एक ही तथ्य के कई सारे बहुत अनेक विटनेस हैं और उनकी इतनी आवश्यकता नहीं है तो अनावश्यक गवाहों को न्यायालय डिस्चार्ज भी कर सकता है। बड़ी इम्पोर्टेंट बात जी। इसके अलावा जी आप बात कंप्लीट कीजिए, फिर अगला सवाल पूछूंगी। नहीं आप पूछ। यही मैं प्रभात जी आपसे पूछ रही थी कि कई बार क्या होता है कि सबूत पर गवाहों की जो राय होती है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है कोर्ट में, क्या वो मायने रखती है अगर वो बोलते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि आपकी राय इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जो साक्ष्य है, आप जो सबूत दे रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस होती है कोर्ट में। तो क्या मायने हैं? देखिए, गवाह अपनी कोई ओपिनियन व्यक्त नहीं कर सकता। गवाह का काम जो तथ्य है सिर्फ उसको बताना है, उसके ऊपर राय कायम करने का काम न्यायालय का होता है। न्यायालय उसको किस तरह से
डिनाई करता है। इसलिए गवाह का काम इसके ऊपर ओपिनियन एक्सप्रेस करना नहीं है। गवाह का काम सिर्फ उस तथ्य को, जिस तथ्य का वो गवाह है, उसको सिद्ध करना। आज हम बात कर रहे हैं साक्ष्य की, कितना महत्व है, इसकी परिभाषा क्या है और किसके तहत जो है साक्ष्य वो मायने रखते हैं, क्या कुछ इसके मायने हैं, वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ अधिवक्ता प्रभात जी जुड़े हुए हैं लगातार। प्रभात सिंघल जी, एकल साक्षी का साक्ष्य है मान्य होता है, यानी कि किसी मामले में केवल एक साक्षी मौजूद है, वहां उसके साक्ष्य पर कितना भरोसा अदालत कर सकता है? एकल साक्षी जो है वो सफिशिएंट है। जैसे रेप केसेस, उसमें एकल साक्षी का साक्षी अपने आप में पर्याप्त है। अगर उससे जो है उसकी एक ओवरऑल वो कॉर्पोरेट कर देता है और उसके साथ जो और एविडेंस है, वो मेडिकल एविडेंस है और इन्वेस्टिगेटिंग एविडेंस है, वो कॉर्पोरेट होती है। तो एकल साक्षी और इसके इवन एकल साक्षी में चाइल्ड विटनेस की एविडेंस को भी रेलेवेंट माना है और उसके ऊपर कोर्ट ने कन्विक्शन होल्ड किया है। तो एकल साक्षी का गवाही जो है, न्यायालय का ये देखना होता है कि वो कितना फैक्ट्स को कॉर्पोरेट कर रही है और उसके अंदर कितनी सत्यता। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है जैसे अभी तक आपको मतलब एक पर्टिकुलर लिमिट तक आपको कॉर्पोरेट करना ही करना है। जैसे ब्रिटेन में फॉल्सस ओनो फॉल्सस ओनिबस, ये लॉ ऑफ इंग्लैंड में है, तो वहाँ 100% कॉर्पोरेशन चाहिए। हमारे देश में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन मटीरियल पार्ट अगर कॉर्पोरेट होता है तो वो अपने आप में पर्याप्त है। सबूतों के विश्लेषण में विशेषज्ञ की सलाह कोर्ट कब लेता है? इस राय की जो महत्ता है, मतलब कितनी इम्पोर्टेंस ये रख सकता है? जो टेक्निकल एविडेंस होती है, जहाँ कोई रिपोर्ट किसी टेक्निकल एजेंसी से आनी है या कोई मेडिकल रिपोर्ट है, वो बहुत वैल्यू रखते हैं, लेकिन वो तभी एडमिसेबल इनटू एविडेंस है जब वो जो 45 एविडेंस एक्ट के अंतर्गत उस एक्सपर्ट का उस रिपोर्ट के ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन जी जिससे संबंधित वो रिपोर्ट है। ठीक है। धारा 154 की अगर हम बात करें तो साक्ष्य अधिनियम के बारे में बताएं। इसमें जो पक्षद्रोही गवाह होता है वो कौन हो सकता है, कब उसे बुलाने वाला जो पक्ष है वो उसका प्रति जो परीक्षण है वो कर सकता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी चाहेंगे। जो पक्षद्रोही गवाह है उसके ऊपर जैसे आपका बेस्ट विक्ट्री केस था, उसमें जाहिरा शेख केस आया था, तो एक विटनेस जो है वो एक्चुअली 135 में आता है, उसके बाद उसकी 136 में एविडेंस होती है, 137 में आता है, लेकिन 138 में जो पक्ष उसे बुलाता है, अगर उसको लगता है ये पक्ष द्रोही हुआ है तो उसको री एग्जामिन कर सकता है 138 एविडेंस। जी, तो वो डिपेंड करता है कि जब उसको जिस तथ्य से जुड़ा वो गवाह है, अगर वो उससे डिग्री जाकर बोल रहा है तो उसकी टेस्टिमनी इंपीच होती है 155 एविडेंस एक्ट में, जिसमें अभी रिसेंटली एक क्लॉज हटा दिया गया। पहले 4 क्लॉज 155 में, एक कैरेक्टर वाला जो क्लॉज है वो रिसेंटली डिलीट करा गया। ठीक है। हम देखते हैं कई बार प्रभात जी की कितना इम्पोर्टेंट है साक्ष्य को सामने रखना, और मतलब साक्ष्य अगर ना हो तो बड़े से बड़ा केस भी जो है, कई बार हम देखते हैं कि बड़े से बड़ा अपराध या बड़े से बड़ा केस भी बिल्कुल निरस्त हो जाता है। तो ये साक्ष्य और कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं, किस तरीके से इनको संजो के भी रखा जा सकता है ताकि नष्ट ना हो, कोई भी जो केस है वो आगे चल के खराब ना हो जाए। देखिए, 2 तरह के साक्ष्य होते हैं, एक तो मौखिक साक्ष्य और एक दस्तावेजी साक्ष्य। दस्तावेजी साक्ष्य का एक
भी प्रावधान है। अगर कोई दस्तावेजी साथ 30 साल की कस्टडी पुराना निकल के आया है, किसी की कस्टडी जो है वो 30 साल पुराना है, तो उसको कोर्ट में एडमिसिबल इनटू एविडेंस माना जाएगा। अदरवाइज बहुत से ज्यादातर दस्तावेजी साक्ष्य का जो है आपको सर्टिफाइड कॉपी जिस विभाग से वो संबंधित है वो आपको मिल जाते हैं। जहां तक मौखिक साक्ष्य का सवाल है, वो दवा की जितनी जल्दी दवाई हो जाए उतना उसका वो सही रहती है, वो इंटैक्ट रहती है। और दवा से पेश करना दस्तावेजी और मौखिक जहाँ जहाँ आवश्यकता है वो बहुत आवश्यक है किसी भी मुकदमे को सिद्ध करने के लिए। बिल्कुल, क्योंकि वो अदालत के लिए वही एक माध्यम है सत्य तक पहुंचने। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी तरफ से मिली है और कितना महत्व रखते हैं साक्ष्य हमारी पूरी कानूनी प्रक्रिया में, और जो सबूत है उनको कैसे जो है आगे पेश किया जा सकता है उसके बारे में आपने विस्तार से जानकारी दी। बेहद शुक्रिया आपका प्रभात जी, आप हमारे साथ खास कार्यक्रम में जुड़े, चर्चा हमने की लीगल हेल्पलाइन में साक्ष्य को लेकर। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।